गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे दूसरे लेसन में कृषि और सिंचाई, अर्थात लोग किस तरीके से कृषि करते थे और उनके सिंचाई के साधन कैसे थे। तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है और ये बंगाली खाड़ी में अर्थात जो कावेरी नदी है उसकी और भी दूसरी शाखाएं हैं जो अलग अलग जगह बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है जिससे किनारों पर भूमि मिट्टी जमा हो जाती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता को भी मुहैया कराता है। अर्थात ये जो कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी का लोग सिंचाई के रूप में जो जल है वो प्राप्त करते थे। अर्थात चावल की खेती के लिए जल की आवश्यकता अधिक होती है और ये इस जल का उपयोग इस कावेरी नदी से करते थे। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र होता है जहाँ पर वो नदियाँ आकर मिलती है। तो डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। अर्थात नहरों के माध्यम से क्या है, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। अभी देखिए वर्तमान में हम बात करें तो अलग अलग जगह जैसे रबी की फसल भी होती है, खरीफ की भी होती है और जायद की भी होती है। एक वर्ष में कम से कम 3 फसलें पैदा कर लेते हैं। तो उस समय भी 2 फसलें एक वर्ष में पैदा की जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं भी खोदे गए, अर्थात कुओं के माध्यम से भी सिंचाई की जाती थी। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए, अर्थात बांध बनाए गए, तालाब बनाए गए जिनके माध्यम से सिंचाई करते थे। यह स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। अर्थात सिंचाई एक महत्वपूर्ण जरूरत थी, इसलिए जो वहाँ के राजा थे उन्होंने और जो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने इसके लिए बहुत अधिक कार्य किया है। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, अर्थात जो किसान जहाँ पर रहते थे जो बस्तियां थी उसे उर कहते थे। सिंचाई खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। तमिलनाडु में जो ये समूह थे, इन समूह को क्या कहते थे, नाडु कहते थे। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। अर्थात जो किसान थे, जो किसान फसलें पैदा करेंगे तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा, राजस्व इकट्ठा किया जाएगा। तो ये काम कौन करता था, ग्राम परिषद और नाडु ये काम करते थे। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मोवेंद वेलन, अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार अर्थात प्रधान जैसी उपाधियां दी। अर्थात राजाओं ने क्या किया कि जो कुछ महत्वपूर्ण लोग थे उनको उपाधियां भी दी है, उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। अब देखिए कुछ भूमि के प्रकार है। तो चोल अभिलेख में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेल्लन वगाई अर्थात गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, अर्थात जो लोग ब्राह्मण वर्ग के नहीं हैं, किसी दूसरे वर्ग के, उनकी जो भूमि होती थी उसको ये नाम दिया गया। ब्रह्मादेय अर्थात ब्राह्मणों को उपहार में
दी जाने वाली भूमि, अर्थात ब्राह्मणों को राजाओं के द्वारा जो उपहार में जो भूमि दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहते थे। शाला भोग अर्थात किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, विद्यालय के लिए जो भूमि होती थी उसको शाला भोग कहते थे। देवदान तिरुन्म टुक्कनी अर्थात मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, मंदिर को उपहार में मंदिर के लिए जो जगह दी जाती थी उसको देवदान कहा जाता था। पल्ली चंदम अर्थात जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि, अर्थात जो जैन संस्थान थे उनको दी जाने वाली भूमि थी उसे पल्ली चंदम कहते थे। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई, अर्थात राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान दी गई, इसलिए वहाँ पर ब्राह्मण जातियों का विकास हुआ है। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे, अर्थात ये जो ब्राह्मण जातियाँ थी इनके बारे में दीवारों पे लिखा जाता था। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। एक नगरम संस्था है जो व्यापारियों का संघ होती थी, वो भी प्रशासन का कार्य करती थी। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी, अर्थात प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार की समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर भी लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था, अर्थात कुछ पर्चियां बनाकर रख दी जाती थी और फिर उसके बाद में एक कोई भी छोटा बच्चा होता था उससे वो निकालने के लिए कहा जाता था। इसके बाद देखिए अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तमेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था, अर्थात अगर इस सभा की सदस्यता लेनी है तो ऐसे क्षेत्र से होना होता था जहां से कर वसूल किया जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए था। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई विशेष पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था, अर्थात चुनाव लड़ने की प्रक्रिया भी थी लेकिन उसके लिए कुछ प्रावधान थे। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूरणम से एक उद्धरण है, अर्थात ये एक कहानी सी दी गई है जिसमें बताया गया कि उनकी स्थिति कैसी थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तांग वंश के युग का चीन, अर्थात जो तांग वंश था चीन में उसका जो युग था वो कैसा था। तो चीन में तांग वंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक अर्थात 7वीं से 10वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। व्यापार के लिए लोग क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो भारत के लोग भी यहाँ पर गए हैं। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था, अर्थात उनका जो प्रशासन था उनके लिए एक योग्यता होती थी, उस योग्यता को पास करना
जरूरी होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की ये व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में ये व्यवस्था किन मायनों से भिन्न थी, अर्थात भारत में ऐसा नहीं होता था जबकि यहाँ पर ऐसा होता था। ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम कल अगला लेसन पढ़ेंगे।